हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम रोज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आते हैं, तो हमारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। करण सक्सेना फिल्म इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सफल निर्देशक, जिसकी लगातार 3 ब्लॉकबस्टर मूवी के बाद यह चौथी मूवी थी जिसकी स्क्रीनिंग आज यहाँ एलिफेंटा थिएटर में चल रही थी। इंडस्ट्री के तमाम जाने माने चेहरे आज वहां मौजूद थे और अभी अभी करण सक्सेना आकर अपने चेयर पर विराजमान हो चुका था। हॉल में मौजूद तमाम मीडिया कर्मियों के कैमरे के फ्लैश चमकने लगे और शुरू हुआ सवाल जवाब का एक सिलसिला। करण जी, यह लगातार आपकी चौथी मूवी है जो एक सस्पेंस थ्रिलर हॉरर है। ऐसी फिल्में बनाने की कोई खास वजह? सामने पहली पंक्ति में बैठे एक रिपोर्टर ने माइक को आगे की ओर करते हुए पूछा। मैं उन निर्देशकों में से हूं जो दर्शकों के लिए फिल्में बनाता है। दर्शकों को अगर हॉरर भाता है तो हॉरर ही सही। सामने से करण सक्सेना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। करण, आपकी पिछली मूवी लीड रोल निभाने वाले एक्टर वसीम मुजावर की एक दुर्घटना में मौत के बाद आधे में ही डब्बा बंद हो गई। फिर इतना नुकसान झेलने के बाद वापस यह नई मूवी की प्रेरणा आपको कैसे मिली? पीछे अंतिम पंक्ति में बैठे एक रिपोर्टर ने उठकर सवाल किया। करण सक्सेना ने इशारे से उस सज्जन को बैठने को कहा, फिर बोला, फायदा नुकसान का हिसाब रखने वाले हम कौन होते हैं? यह सब तो ऊपर वाले के हाथों में है। शक्ति भी वही देता है, प्रेरणा भी वही देता है, और तो और लाभ हानि का बही खाता भी उधर ही निर्धारित होता है। करण सक्सेना ने उंगली का इशारा ऊपर की ओर करते हुए मुस्कुराकर कहा, करण, आप हॉरर मूवी बनाते हैं, क्या आप खुद पारलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं? सामने बैठे हुए एक रिपोर्टर ने अपना सवाल किया। जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ और आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। उसे सुनने के बाद फिर आप ही बताएंगे कि मुझे विश्वास करना चाहिए या नहीं। करण सक्सेना ने कहा और दूर शून्य में देखते हुए यादों की गहराइयों में खोते चले गए। माथेरान के कौशिक विला बंगलो में हमारी मूवी की शूटिंग चल रही थी। उस दिन दोपहर को अपनी शूटिंग खत्म करके असिस्टेंट डायरेक्टर को आगे का काम समझाकर मैं कुछ काम से थोड़े समय के लिए अपने मुंबई वाले ऑफिस आ गया था। रात के 10:30 बजने को थे। मुझे वापस माथेरान के लिए निकलना था। करण सक्सेना ने बोलना शुरू किया, रामू काका, यशपाल को गाड़ी निकालने को बोलिए। मैंने अंदर से रामू काका को आवाज दी, जो बाकी के स्टाफ के जाने के बाद भी सिर्फ ऑफिस बंद करने के लिए वहां रुके हुए थे। साहब, यशपाल को तो आपने शाम को ही छुट्टी दे दी थी, रामू काका ने मुझे याद दिलाते हुए कहा। अरे हाँ, मैं ही भूल गया था। उसकी पत्नी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद गाड़ी लेकर जाता हूँ, मगर याद से कल उसे डायरेक्ट माथेरान जाने को बोल दीजिएगा। मैंने सुबह की बात याद करते हुए रामू काका से कहा। साहब, कौशिक विला वाला रास्ता सही नहीं है। रात के वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है। रामू काका तनिक चिंतित भाव से बोले। कुछ नहीं काका, काम अर्जेंट है, जाना पड़ेगा। ध्यान रखूंगा मैं, आप टेंशन मत लो, कहकर मैं ऑफिस से बाहर निकल गया। अगले कुछ मिनटों में मुंबई पुणे हाईवे पर काले रंग की मेरी वह BMW S6 कार सरपट भागती हुई हवा से बात कर रही थी। माथेरान पहुंचने की बेहद जल्दी थी मुझे। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ मैं अपने मनपसंद गाने का लुत्फ उठाता हुआ गाड़ी को आगे भगाए जा रहा था। कोई 2 घंटे की ड्राइव के बाद मैं अपने लोकेशन के करीब आ चुका था, जो माथेरान के थोड़ा पहले पड़ता था। अब सड़क की स्ट्रीट लाइट की रोशनी थोड़ी मध्यम हो चली थी। रात के 12:30 का कुछ समय रहा होगा। हाईवे के दोनों ओर लगे सागवान के जंगल अचानक से आई तेज हवाओं के थपेड़ों से सर सर आवाज करते हुए खाली वीरान पड़ी सड़कों को झुक झुक कर मानो उसे लीलना चाह रहे थे। आगे घुमावदार रास्ता था। खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट की जलती बुझती रोशनी के बीच मैंने गाड़ी की रफ्तार को थोड़ा कम कर दिया था। कोई 80 की रफ्तार रही होंगी। उस अंधेरे घुमावदार रास्ते को पार करके जो ही मेरी गाड़ी सीधे सड़क पर आई, मैंने अंधेरी सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी के बीचों बीच दूर एक साये को बगल के घने जंगल से रोड की ओर आते देखा, जो हाथ हिला हिलाकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रहा था। अगर अगले कुछ सेकंड के अंदर
मैं जोरदार ब्रेक नहीं लगाया होता तो मेरी गाड़ी उस साये के ऊपर से गुजर गई होती। अब वह साया जोर जोर से मेरी गाड़ी के विंडो को पीट रहा था, मानो कुछ कहना चाह रहा हो। मैंने विंडो के कांच को थोड़ा नीचे स्लाइड किया। मेले से धोती कुर्ते में वह 70 की उम्र के आसपास का कोई वृद्ध था। मेरी बेटी को बचा लो साहब, बचा लो मेरी बेटी को, वो गुंडे जान ले लेंगे उसकी। रोता हुआ वह व्यक्ति हाथ जोड़कर मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। कौन गुंडे? कहाँ है आपकी बेटी? मैंने आधी खुली विंडो से बाहर झांकते हुए सहमी सी आवाज में पूछा। साहब बचा लो उसे, मर जाएगी वह। पीछे घने काले जंगल की ओर इशारा करते हुए रो रो कर वह गिड़गिड़ाए जा रहा था। मैंने विंडो के बाहर देखा। रात के इस पहर दूर दूर तक और कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी जिसे रोककर सहायता के लिए कहूं। मौसम भी करवट ले चुका था। आकाश में तेज कड़कते बादलों के बीच हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। बुढ़े का वह असहाय रुदन मेरे कानों के पर्दे फाड़े जा रहा था। मैं गाड़ी से बाहर निकल आया। डिक्की से अपनी हॉकी स्टिक को निकाला जिसे मैंने ऐसे मौकों के लिए ही गाड़ी में रख छोड़ा था, और बुढ़े के करीब आकर कहा, चलिए किधर चलना है? तुम मेरे पीछे आओ बेटा, जल्दी करो, कहकर वह भागता हुआ हाईवे से सटे जंगलों में घुसता चला गया। घने पेड़ों के बीच अंधेरे रास्तों पर भागते हुए मैं अपनी मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन कर चुका था। तभी अपने कंधों पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। अरे रे, चीखता हुआ मैं कंधों को झटकने की कोशिश की। सहम कर मैं फ्लैशलाइट को पीछे की ओर घुमाया। विशाल बरगद के पेड़ का मोटा सा वह लटकता हुआ जड़ था जो मेरे कंधों से टकराया था। मैं दोबारा बुढ़े के पीछे भागा। तेज तेज बहती हवाओं से सरसराते पेड़ों के पत्ते और झिंगुरों की आवाजों ने अंधेरे जंगल को और भी डरावना बना दिया था। तभी मुझे अपने पीछे किसी के चलने का एहसास हुआ। डरकर हाँफते हुए मैं पीछे मुड़ा। वहां कोई भी नहीं था। शायद मेरा वहम था। सूखे गिरे पत्तों की सरसराहट होगी, ऐसा सोचकर मैं बुढ़े के पीछे लपका। तभी जोर की बिजली कड़की। मेरी नजर सामने भागते हुए बुढ़े पर थी। उसका कुर्ता खून से तर था। काका, आपको तो बहुत खून बह गया है। मैंने उससे पूछना चाहा। रहने दो बेटा, तुम बस मेरी मदद कर दो, आगे आगे जाते हुए उस बुढ़े ने हाँफते हुए कहा। तभी बचाओ बचाओ कोई है कि हृदय भेदी चित्कार जंगल के अंदर दूर तक गूंजती चली गई। तभी घने गर्जन के साथ तेज बिजली कड़की, जिसकी रोशनी में कुछ पल के लिए आसपास के भूभाग रोशन हो गए। सामने जमीन पर एक गिरी पड़ी लड़की दिखी मुझे, चिल्लाती तड़पती सी। दो लोग जो कोई 30-35 की उम्र के रहे होंगे, जिनकी पीठ पीछे की तरफ मेरी ओर थी, लड़की को काबू करने में लगे थे। लड़की की तेज बचाओ बचाओ की चीख जंगल का कलेजा फाड़े जा रही थी। अरे कौन है उधर? छोड़ लड़की को, लगभग चीखते हुए हॉकी स्टिक को घुमाता हुआ मैं उस ओर भागा। सटाक 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 मैं ताबड़तोड़ अपनी हॉकी स्टिक को उन गुंडों पर चलाए जा रहा था। तभी एक बार फिर से बिजली कड़की। बेतहाशा चलते मेरे हाथों को मानो लकवा मार गया हो। सामने कुछ भी नहीं था। ना वह लड़की थी, ना वो गुंडे, ना ही वो बुढ़ा काका। हॉकी स्टिक मेरे पैरों के नीचे गिरी पड़ी थी। डर और थकान के मारे मेरा कलेजा फटा जा रहा था। हॉकी स्टिक को दोनों हाथों से पकड़े लड़खड़ाता बेसुध सा मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। जमीन पर पड़ा हुआ मोबाइल का फ्लैशलाइट सामने पीपल के पेड़ के ऊपर पड़ रहा था। तभी मुझे अपने पीछे कुछ सरसराहट महसूस हुई। दो हाथ मेरे कंधों पर रखे हुए थे। मैं बदहवास सा पीछे घूमा। वही बुढ़ा मेरे पीछे बैठा हुआ था। सीने से धंसा चाकू और उससे तेजी से बाहर आता खून का फुवारा। उसे देख मैं चीख कर आगे की ओर लपका। मोबाइल का फ्लैशलाइट सामने पीपल के पेड़ों पर अब भी गिर रहा था। फ्लैशलाइट की रोशनी में डाल पर बैठी एक लड़की, खुले बाल, फटे कपड़े, आंखें मानो दो अंगार रखे हो, और उन अंगारों से रिस रिस कर बहता खून गालों के ऊपर से बह रहा था। अगले ही पल में एक हाथ में हॉकी स्टिक और दूसरे हाथ में मोबाइल थामे चीखता चिल्लाता हाईवे की ओर भागा जा रहा था। साहब बचा लो मेरी बेटी को, बुढ़े की वही गिड़गिड़ाती आवाज पीछे छूटती जा रही थी। किसी तरह दौड़ते हाँफते मैं अपनी कार के पास पहुंचा। हताश सा कार के बोनेट पर सीने के बल लेटे हुए मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। दिल की धड़कनें
किसी धौंकनी के माफिक चल रही थी, जिसकी आवाज मुझे बाहर कानों तक सुनाई दे रही थी। किसी तरह हिम्मत करके मैं गाड़ी के पीछे गया और हॉकी स्टिक को अपनी जगह पर रखने के लिए डिक्की को खोलकर ऊपर की ओर उठाया। सामने वही पीपल के पेड़ वाली लड़की डिक्की के अंदर बैठी थी, हाथ जोड़े कहते हुए, प्लीज बचा लो मुझे। मैं बेतहासा हाईवे पर भागा जा रहा था और उल्टी दिशा से आते एक ट्रक के सामने गिर गया। ट्रक ने जोर का ब्रेक मारा। साहब, मरने के लिए और कोई गाड़ी नहीं मिली क्या? खिड़की से सिर को बाहर निकालकर उसके ड्राइवर ने मुझसे कहा। भाई, बहुत मुसीबत में हूँ, आप प्लीज आगे के चौक तक छोड़ दो मुझे। मैंने ड्राइवर से मिन्नत करते हुए कहा। आ जाइए अंदर, आगे 5 किलोमीटर पर एक चौक है, वहां तक छोड़ता हूँ आपको। ड्राइवर ने दया खाकर मुझसे कहा। ट्रक हाईवे पर आगे की ओर चल दी और मैं विंडो के बाहर डरी सहमी आंखों से जंगल के अंदर देखे जा रहा था। कोई 3-4 किलोमीटर ही आगे जाने पर सामने से पुलिस की एक पेट्रोलिंग वैन आती हुई नजर आई, जिसे मैंने इशारे से रोका। ट्रक ड्राइवर को धन्यवाद करके मैं पुलिस वैन की ओर लपका। वैन के अंदर 2 पुलिस वाले थे, जो शायद रात की गश्ती पर निकले थे। सर, बहुत मुसीबत में हूँ, आपकी मदद चाहिए। मेरी गाड़ी यहाँ पास में ही खड़ी है, आप लोग मुझे प्लीज वहां तक छोड़ दीजिए। मैं एक ही सांस में बोलता चला गया, आप प्लीज अंदर आ जाइए, हम छोड़ देते हैं आपको। एक पुलिस वाले ने कहा, जिसके सीने पर मृत्युंजय पाटिल का बेज लगा हुआ था। कंधे पर लगे हुए स्टार से वह इंस्पेक्टर रैंक का मालूम पड़ रहा था। जिस रास्ते से ट्रक आया था, हाईवे पर उसी रास्ते वह पुलिस वैन चली जा रही थी। अब बताइए सर, क्या परेशानी है? इंस्पेक्टर पाटिल ने मुझसे पूछा और मैं सब कुछ बताता चला गया। आपको इतनी रात गए उस रास्ते पर नहीं रुकना था, हाईवे का हॉन्टेड प्लेस है वो। एक लड़की का रेप और मर्डर हुआ था उधर, उसके बाप को भी नहीं छोड़ा था कातिलों ने। अब तक 11 लोगों की जानें जा चुकी है, जिसकी गुत्थी पुलिस फाइलों में अभी तक अनसुलझी पड़ी है। इंस्पेक्टर पाटिल ने कड़क आवाज में मुझसे कहा। इंस्पेक्टर साहब, इधर ही रोक दीजिए, मेरी गाड़ी सामने ही खड़ी है। मैंने सामने खड़ी अपनी गाड़ी को देखते हुए कहा, आप वही मशहूर निर्देशक करण सक्सेना है ना? इंस्पेक्टर पाटिल ने मेरे चेहरे की ओर देखते हुए पूछा। जी हाँ, इधर पास के एक बंगलो में मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है, इसी सिलसिले में इधर आना हुआ है। मैंने वैन का दरवाजा खोलकर बाहर उतरते हुए कहा, चलिए हम लोग आपको आपके लोकेशन तक छोड़ देते हैं, आप अपनी गाड़ी में जाइए, हम आपके पीछे आते हैं। इंस्पेक्टर पाटिल ने मदद की पेशकश की, जिसे मैंने ओके करते हुए सिर हिलाकर स्वीकार किया। कोई 5 मिनट के बाद हम कौशिक विला के सामने थे। इंस्पेक्टर पाटिल ने अपना नंबर मुझे दिया और आगे कुछ भी जरूरत पड़ने पर कॉल करने को कहकर गाड़ी को आगे की ओर बढ़ा दिया। बंगले के अंदर अपने कमरे में आकर मैं अब बिस्तर पर लेट चुका था। कुछ देर पहले की घटना मेरे मन मस्तिष्क से नहीं उतर पा रही थी। रह रहकर वही लड़की नजरों के सामने आ जाती, कहती हुई, प्लीज बचा लो मुझे। मैं बिस्तर से उठा और फ्रिज से विस्की की बोतल निकालकर अपने लिए एक पैक तैयार किया और एक झटके में पूरी गिलास खाली कर दी। अब कुछ हल्का महसूस हो रहा था। सोफे पर लेटे लेटे बार बार यही सोच रहा था, कौन थी वह लड़की, मुझसे क्या मदद चाहिए थी उसे। इतने लोग अगर वहां मारे गए तो मैं कैसे बच गया? सोचते हुए मैं नींद के आगोश में जाता चला गया। सुबह 8:30 बजे रूम सर्विस वाले के गेट नॉक करने पर मेरी आंखें खुली। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके मैं बाहर सेट पर आ गया। लगातार 3 ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद यह मेरी चौथी फिल्म थी। आज के सबसे महंगे एक्टर वसीम मुजावर को मैंने साइन किया हुआ था। महंगे स्टार कास्ट, महंगे सेट, महंगे लोकेशन, मेरा सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। मेरे चेहरे पर रात की घटनाओं का असर साफ दिख रहा था, जिसे भांपते हुए वसीम मुजावर ने कहा, यार करण, अगर तुम्हें तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो आज शूटिंग पोस्टपोन कर देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेट्स कंटिन्यू, कहकर मैं शूटिंग में बिजी हो गया। शूटिंग खत्म करके डिनर करते करते रात के 11:30 बज गए थे। अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे लेटे मेरे कानों की वही आवाज गूंज रही थी जो मुझे सोने नहीं दे रही थी। मुझे लगा 10 मिनट का मेडिटेशन कर लूं, कुछ मन हल्का हो जाएगा। सर्वस्व रूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयम्य त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मन में जपता हुआ मैं ध्यान में डूबता चला गया। ध्यान से बाहर आते ही एक शक्ति मेरे अंदर प्रवाहित हो रही थी। कल घटी घटनाओं के पीछे के कारण को जानने की मेरी जिज्ञासा तीव्र हो चली थी। मैंने कपड़े डाले,
कुछ जरूरी सामान उठाई और गाड़ी निकालकर चल पड़ा उसी हाईवे की तरफ। घड़ी देखी तो 12:30 बज रहे थे। मैं किसी सम्मोहन के वशीभूत होता हुआ हाईवे पर गाड़ी दौड़ाते हुए ठीक उसी जगह पहुंच चुका था। हाथ में टॉर्च और हॉकी स्टिक लेकर दोबारा से चल पड़ा जंगल के अंदर। काली शाह रात, पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट के बीच टॉर्च की रोशनी में मैं बढ़ा चला जा रहा था, जंगल के और भी अंदर, दोबारा उस जगह की ओर। सूखे गिरे पत्तों पर चलते हुए बार बार यूं एहसास हो रहा था कि कोई और भी है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। कोई 100 मीटर और चलने के बाद फिर से वही चित्कार की आवाज, बचाओ बचाओ कोई है, कानों में गूंजने लगी। सब कुछ किसी फिल्म की तरह दोबारा मेरे सामने घटित हो रहा था। फिर से वह जमीन पर गिरी हुई लड़की, उसके ऊपर झुके हुए वही 2 लोग, कुछ डर और कुछ उस स्त्री के हृदय भेदी क्रुंदन से मेरा मानसिक संतुलन जाता रहा और एक बार फिर से दौड़ पड़ा, हॉकी स्टिक लेकर चिल्लाते हुए, छोड़ दे लड़की को, कौन है उधर। टॉर्च की रोशनी सामने गुंडों के ऊपर पड़ रही थी। दौड़ते चिल्लाते मैं उन तक पहुंच ही चुका था कि तभी किसी गड्ढे में पैर फंसने से मैं औंधे मुंह नीचे गिरा। टॉर्च छिटक कर दूर जा गिरी थी। किसी तरह उठकर मैंने टॉर्च उठाया और टॉर्च की रोशनी उस ओर मारी जहां से अभी चंद लम्हे पहले चिखने की आवाज आ रही थी, मगर वहां कोई भी नहीं था। उन 2 लोगों की धुंधली छवि जिन्होंने लड़की को पकड़ा हुआ था आंखों के सामने आ रही थी। एक के हाथ में वह झूलता हुआ हरे रंग का पुखराज, लगा हुआ सोने का ब्रेसलेट, मानो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। मैं वापस गाड़ी की ओर चल पड़ा। मेरी बेटी को बचा लेंगे ना, उसको अनदेखा करता हुआ एक बार फिर मन ही मन जप करते हुए, सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मैं गाड़ी के पास आ चुका था। सारी आवाजें पीछे रह चुकी थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और कौशिक विला की ओर चल पड़ा। हाईवे के किनारे हाथ जोड़े खड़े उन बाप बेटी को अनदेखा करते हुए किसी अद्भुत शक्ति का संचार मेरे मन मस्तिष्क में हो रहा था। पिछले 2 दिनों में घटी घटनाएं किसी चलचित्र की तरह मेरी नजरों के सामने घूम रही थी। वापस अपने कमरे में आकर विस्की का एक पैक बनाकर हल्के हल्के सिप लेते हुए मैं सोचे जा रहा था कि आखिर मेरा क्या जुड़ाव है इन घटनाओं से। मुझे वह जगह क्यों खींचे लिए जाती है और फिर पुखराज लगा सोने का वह ब्रेसलेट नजरों के सामने घूम जाता है। कहीं तो देखा है ये ब्रेसलेट, मगर कहाँ। सोच सोच कर दिमाग फटने लगा था मेरा। मैं चुपचाप उठा और बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। बंद पड़ी आंखों में घूमती घटनाओं के बीच कब नींद आ गई मालूम नहीं पड़ा। कौन था वसीम मुजावर? उसकी मौत हो गई थी तो क्यों करण के साथ था वो? और वो हरे रंग का पुखराज लगा हुआ ब्रेसलेट किसका था? क्यों करण बार बार उस जगह पे खींचा चला जा रहा था? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। जल्द ही पार्ट 2 अपलोड होगा।